हेलो फ्रेंड्स, मैं यशविन आपका स्वागत करती हूँ तक्षशिला ट्यूटोरियल्स की ऑनलाइन चैनल पर। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर हमारा था 2.7 जिसमें हमने पर परागण के अभिक्रमकों को देखा था कि वो जल परागण कैसे होता है, वायु परागण कैसे होता है और प्राणी परागण कैसे होता है। ये तो बात थी पर परागण कैसे होता है। अब सुनिए, अब हमें उसी के आगे ही पढ़ना है थोड़ा सा। अब हम पढ़ेंगे पर परागण से होने वाले लाभ तथा उनसे होने वाली हानियाँ। तो आज हमारा है लेक्चर 2.8 जिसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा पर परागण से होने वाले लाभ। पहले हम लाभ को पढ़ेंगे और फिर हम क्या करेंगे, उनकी हानियाँ देखेंगे। सबसे पहले लाभ देखेंगे कि क्या क्या लाभ होते हैं उनके। तो दोस्तों, हमने लाभ सारे लिख दिए हैं, एक एक पॉइंट करके उनको अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा पॉइंट है पर परागित पुष्पों से बनने वाले जो फल होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, भारी होते हैं तथा स्वादिष्ट होते हैं तथा इनमें बीजों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। ठीक दोस्तों, मतलब जो हमारे पर परागित पुष्प होते हैं उनमें ये लाभ कैसे है, कैसे लाभ है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं तथा इनमें बीजों की संख्या भी काफ़ी मात्रा में ज़्यादा होती है। फिर दूसरा हमारा पॉइंट है पर परागण से उत्पन्न बीज भी बड़े होते हैं। मतलब उनका फल तो बड़ा होता ही है, उनके जो बीज होते हैं वो भी काफ़ी बड़े होते हैं, स्वस्थ होते हैं एवं अच्छी नस्ल वाले होते हैं ताकि इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की अधिक क्षमता हो। अब यहाँ पे प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्या हैं? मान लीजिए आंधी आ गया, तूफान आ गया तो बहुत आसानी से वो खराब हो सकते हैं। लेकिन यही सब क्या हुई, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, कि वो खराब परिस्थितियों में भी अपने आप को अच्छे से सर्वाइव कर ले। इस नस्ल के अच्छे होते हैं, वो बड़े होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, अच्छी नस्लों के होते हैं तथा इनमें प्रतिकूल परिस्थितियाँ जैसे काफ़ी ख़राब परिस्थितियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई या बहुत ज़्यादा जाड़ा हो गया, आंधी तूफान आ गया, उन परिस्थितियों का सामने करने की भी अधिक क्षमता होती है कि वो आसानी से क्या करे, उस प्रतिकूल स्थिति का सामना कर सके। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर परागण द्वारा रोग अवरोधक। रोग अवरोधक क्या होता है? डिसीज रेजिस्टेंस। मतलब रोग अवरोधक का मतलब होता है डिसीज ना हो, डिसीज रेजिस्टेंस हो, ये जल्दी से नॉर्मली बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आसानी से बीमार ना पड़े। ठीक, उनको कहते हैं डिसीज रेजिस्टेंस। नई जातियाँ तैयार की जा सकती हैं। पर परागित पुष्प में डिसीज रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब वो आसानी से उनमें खराबियां नहीं होती। जैसे कभी हम सेब को काटते तो वो पता चलता है अंदर से सड़ा हुआ है। ठीक, वो उसमें काफ़ी सारी डिसीज़ हो जाती है, ऊपर से काला काला हो जाता है। आपने नींबू को भी देखा होगा, वो क्या होता है, ब्राउन सा हो जाता है, काफ़ी जगह पर अगर दब जाता है तो वो ब्राउन सा हो जाता है। उसी को कहते हैं, वही हमारी क्या है, रोग। वो मतलब मान लिए वो बीमार है बेचारा। लेकिन जो हमारे पर परागित पुष्प होते हैं ये डिसीज़ रेसिस्टेंट होते हैं ताकि इनकी जो नई जातियाँ आती हैं वो डिसीज़ से लड़ने में काफ़ी हद तक सक्षम होती हैं। नई जातियाँ बता रहे हैं, ठीक, नई जातियाँ तैयार की जा सकती हैं। फिर पर परागण से आनुवांशिक पुनर्योजन। आनुवांशिक पुनर्योजन द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। आनुवांशिक पुनर्योजन का मतलब, मान लीजिए आपने नींबू देखा होगा, हम नींबू को ही ले लेते हैं। कुछ नींबू काफ़ी छोटे छोटे से होते हैं और कुछ नींबू थोड़े बड़े होते, लगता है वो बिल्कुल मौसम्बी की तरह हैं। ठीक, तो जो यही होते हैं उनके आनुवांशिक पुनर्योजन। छोटे नींबू भी होते हैं, बड़े नींबू भी होते हैं। अब मान लीजिए एक पेड़ है, उस पर छोटे नींबू, सारे छोटे नींबू हैं, और एक पेड़ है जिस पे बड़े नींबू हैं तो सारे बड़े नींबू होंगे उस पर। तो जो छोटे नींबू हैं वो उनका आनुवांशिक लक्षण है, और मान लिए जो दूसरा पेड़ है, बड़े बड़े नींबू हैं, वो हो गया हमारा आनुवांशिक पुनर्योजन। पुनर्योजन मतलब ही होता है कोई नई चीज़, हमने जैसे आपको बताया एक छोटे नींबू है और एक बड़े नींबू है, तो दोनों हैं क्या, नींबू ही तो हैं, उन दोनों के लक्षण बिल्कुल सेम है, मतलब आनुवांशिक लक्षण उनके सेम है। लेकिन जो हमारे बड़े वाले नींबू होंगे वो पुनर्योजित होंगे। पुनर्योजित मतलब कुछ नए प्रकार के होंगे। द्वारा विभिन्नताएं, विभिन्नताओं का मतलब यहाँ कोई खतरनाक है नहीं। विभिन्नताएं मतलब होता है वेरिएशन, मतलब एक प्रकार के नहीं, दो प्रकार के नहीं, तीन प्रकार के नींबू हमें मिल जाएंगे, यही हो गया भिन्नता। अब एक प्रकार का तो नींबू होता नहीं है, आप देखने को मिलता होगा आपको
कुछ नींबू ग्रीन कलर के भी होते हैं, कुछ नींबू कच्चे होते हैं, कुछ नींबू अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यही उनमें विभिन्नताएं हो गई, बस इसका मतलब और कुछ नहीं था। ठीक दोस्तों, आनुवांशिक पुनर्योजन मतलब उनके लक्षणों को ले सकते हैं आप, और विभिन्नताएं उनमें काफ़ी प्रकार के लक्षण मिलते हैं। ठीक, उत्पन्न होते हैं किसके थ्रू? पर परागण के थ्रू। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है, पर परागण द्वारा प्रकृति में स्वतः ही पौधों की नई जातियां यानी कि नई वेरिएशन उत्पन्न होती हैं। ऐसा कैसे? अब मान लीजिए कोई परागकण आया और कोई दूसरे वर्तिकाग्र पे गिर गया और बिल्कुल फ्यूज कर दिया उसको, मतलब उसमें संलयित हो गया, तो क्या होगा? एक नई वैरायटी, एक नया पुष्प हमें। अब इसका एग्जाम्पल हम कैसे देख सकते हैं? आप सबने रोज़ तो देखा ही होगा, रोज़ मतलब गुलाब। गुलाब क्या सिर्फ रेड कलर का होता है? सबको रेड कलर का फ्लावर तो पता ही होगा कि रेड कलर का रोज़ होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो सिर्फ रेड कलर का रोज़ नहीं होता है, इवन रोज़ ब्लैक कलर के भी होते हैं। मान लीजिए जो परागकण रोज़ के अंदर के जो रेड रोज़ के परागकण होंगे वो किसी वाइट रोज़ पे गिर गए होंगे, तो फिर रोज़ अगर हम इन दोनों कलर को मिला दें तो कौन सा कलर बना? पिंक कलर बना। आप सबको पता होगा रोज़ रेड कलर के भी होते हैं, रोज़ वाइट कलर के भी होते हैं जो थोड़ा गोल्डनिश कलर होता है, और रोज़ पिंक कलर के भी होते हैं। तो मान लिए रेड वाले का क्या मिला? हमें परागकण मिला, और उसने क्या किया? वाइट वाले रोज़ के वर्तिकाग्र को जाके फ्यूज कर दिया। तो इन दोनों कलर को मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा? पिंक कलर बनेगा। तो इन दोनों रोज़ के संलयन से हमें कौन सी नई वैरायटी, मतलब नई जनरेशन, नई जाति मिली? पिंक कलर के रोज़ की। इसी प्रकार से दोस्तों पर परागण के थ्रू नई नई वैरायटीज़ मिलती हैं कि मान ली कोई और सा परागण आ गया जो किसी और से पुष्प के, लेकिन ये याद रखिएगा पुष्प सेम जाति का होना चाहिए, अनदर जाति का नहीं, दूसरी जाति का नहीं होना चाहिए, तभी वो अपनी नई वैरायटी शो करेगा। वरना जो अगर मान ली कोई और से पुष्प रोज़ की जगह सनफ्लावर का आ गया, ठीक, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा बल्कि धक्के मार के निकाल देगा, फेंक देगा उसको। ठीक, इसके बाद ही वाले टॉपिक में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तब तक के लिए अपना थोड़ा आगे और देख लेते हैं। उत्पन्न होती रहती है, इसमें नए गुणों का समावेश होता है तथा अच्छी संतति उत्पन्न होती है। नए गुणों का समावेश, जैसे हमने आपको बताया, पिंक कलर का रोज़ भी हमें मिल जाएगा। रोज़ की बहुत अलग अलग मतलब टाइप के कलर्स होते हैं, रोज़ के अलग अलग टाइप के कलर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें उसके नए नए, और सिर्फ इवन हम आपको बता रहे हैं, रोज़ का हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिया था, बहुत सारे पुष्पों में ये परागण होता है, जिसकी वजह से हमें नई नई जातियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा ख़त्म हुआ पर परागण से होने वाले लाभ। अब हम इसकी हानियाँ देखेंगे। हानियों को देखने के बाद हम इसको आगे टॉपिक, उसके और भी आगे टॉपिक्स हैं वो सब भी हमें कवर करने। तो दोस्तों हमारा लाभ तो ख़त्म हुआ, लेकिन ये आपको शायद बुक में ना मिले। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बुक में आपकी नहीं है। हमने आपको इसीलिए पढ़ाया है क्योंकि 2016, 17, 18 में नहीं आया था, 19 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और कोई बहुत ज़्यादा टफ है नहीं कि आपको सिर्फ बताने लाभ क्या होते हैं। अब हम आपको बता देंगे, देखिए हानियाँ क्या होती हैं। इवन ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि पर परागण से होने वाले लाभ तथा पर परागण से होने वाली हानियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस टाइप से ये क्वेश्चन बनता है, तो ये उसमें आप आराम से आंसर लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर लाभ यहाँ तक लिख सकते हैं। अब जो हानियाँ हम आपको पढ़ाएंगे वो आप पूरी हानियाँ लिख सकते हैं और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों हो सके तो इसको पॉइंट वाइज ही लिखिएगा, पैरा वाइज मत लिखिएगा, इसमें अच्छे नंबर मिल जाते हैं। मे बी अगर आप इस टाइप से लिख दें तो आपको जल्दी याद भी हो जाएगा और काफ़ी अट्रैक्टिव होता है देखने में, इसको पढ़ने में, और यहाँ पे पॉइंट्स बनाकर इसको लिखने में। ठीक दोस्तों, तो अब हमारा लाभ कंप्लीट हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? हानियाँ पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम हानियों को देखते हैं। तो दोस्तों लाभ के बाद अब हम इनकी हानियों पे ध्यान देंगे, एक एक पॉइंट करके इनको देखेंगे। पर परागण की क्रिया अनिश्चित मतलब अनसर्टेन होती है, क्योंकि परागण के लिए यहाँ वायु, जल एवं जंतु पर निर्भर होती है। ये पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया, हमने पीछे भी आपको वायु, जल और जंतु द्वारा परागण समझाया था। ठीक दोस्तों, तो ये अनसर्टेन होती है, अनिश्चित होती है, मतलब इनके बगैर ये नहीं पूरी हो सकती है। फिर हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, परागित करने वाले साधनों की
समय पर उपलब्धता ना होने पर अधिकांश पुष्प परागित होने से रह जाते हैं। अब मान लिए जिस टाइम पुष्प को परागित होना था उस वक्त परागकण आया ही नहीं। अब जब परागकण ही नहीं आया तो बेचारा परागित कैसे होगा, तो वो पुष्प ऐसे ही रह गया, मतलब परागित ही नहीं हुआ। यही कहते हैं पुष्प होने से, परागित होने से रह जाता है, लेकिन वो बेचारा पुष्प परागित ही नहीं हुआ। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट अपना देखेंगे। परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्प पर निर्भर रहना पड़ता है। ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि एक पुष्प है जिसे परागित होना है, अब दूसरे पुष्प पे वो निर्भर इसलिए है क्योंकि परागकण आएगा तो दूसरे ही पुष्प से, उसी पुष्प से आएगा, तो वो पर परागण नहीं कहलाएगा, वो क्या होगा, स्वपरागण या स्वयुग्मन कहलाएगा। ये हो गया क्लियर। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है, जो आपको पता होना चाहिए। कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों को चटकीले रंग, बड़े दल, चटकीले रंग मतलब काफी उनको कलरफुल होना पड़ता है, उनके दल बड़े मतलब फूल बड़े होने चाहिए। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, फूल इसके जो पर परागित पुष्प होते हैं उनके फूल कैसे होते हैं, काफ़ी बड़े, अच्छे, कलरफुल और रंगीन होते हैं और उसमें काफ़ी अच्छी खुशबू भी होती है, सुगंध होती है तथा मकरंद उत्पन्न करना पड़ता है। तभी जब ये सारी क्वालिटीज़ होंगी उनके पास, तभी जो कीट हैं वो क्या होंगे, उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तभी परागण हो पाएगा। उत्पन्न करना पड़ता है जिन सब में अधिक पदार्थ का अपव्यय होता है तथा अधिक ऊर्जा का ह्रास होता है। अब देखिए कितना काम करना पड़ रहा है बेचारे पुष्प को, चटकीला रंग भी बनाना है, बड़े दल भी करने हैं, सुगंध भी उसमें लानी है और अच्छा मकरंद भी लाना है, ताकि जो कीट है वो अच्छे से अट्रैक्ट हो सके। यही सब काम करने में क्या होता है, अधिक पदार्थों का व्यय होता है, तथा बेचारा इतना काम कर रहा है तो उसकी एनर्जी भी तो खर्चा होगी। अब हम भी बहुत सारा काम करते हैं तो हमें लगता है बस अब एनर्जी डाउन होगी, ख़त्म हो गया। तो जब पुष्प इतना सारा काम करता है तो उसमें काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से काफ़ी ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कि काफ़ी ऊर्जा खर्चा हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखेंगे, परपरागित पुष्पों विशेषकर वायु परागित पुष्पों में परागकण अधिक संख्या में नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए वायु, तभी परागकण जो होते हैं वो काफ़ी संख्या में बनते हैं इसी वजह से, क्योंकि वायु द्वारा जब वो उड़ के जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो एग्जैक्ट वर्तिकाग्र पे जाके गिर जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। काफ़ी सारे नाली में गिर जाते हैं, काफ़ी सारे कीचड़ में गिर जाते हैं, काफ़ी सारे रोड पे गिर सकते हैं ना, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए ये एक संयोगात्मक होता है। पर परागण क्या होता है, एक संयोगात्मक घटना होती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, अनसर्टेन इसीलिए ही कहते हैं। तो दोस्तों ये हुई कुछ हानियाँ कि ये अनसर्टेन है, फिर इसको साधनों की ज़रूरत है, फिर ये दूसरे पुष्प पे निर्भर है, फिर इतना सारा उसने काम किया तो उसकी काफ़ी एनर्जी रिलीज हो गई और काफ़ी पदार्थों के क्या हो गया, अपव्यय हो गया। फिर हमने देखा परपरागित पुष्प विशेषकर वायु परागित पुष्पों में परागकणों की अच्छी संख्या जो होती है वो नष्ट हो जाती है, मतलब काफ़ी सारे परागकण जो होते हैं वो ऐसे ही फिजूल खर्चा हो जाते हैं, उनका कोई काम हो ही नहीं पाता। तो दोस्तों ये हमारी हानियाँ थी, ये भी आपको पढ़ना है। ये हानियाँ खत्म हुई, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहिप्रजनन युक्तियाँ, मतलब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या होता है, हमने आपको इससे पहले बताया था स्वपरागण के बारे में, ठीक दोस्तों। तो स्वपरागण में क्या होता है, उसी पुष्प का वर्तिकाग्र होता है, उसी पुष्प का परागकण होता है, वो दोनों एक दूसरे को आपस में फ्यूज कर देते हैं, संलयित होकर एक नया फल बना देते हैं, ये होता है स्वपरागण। लेकिन स्वपरागण में क्या होता है, हमको नई नई वैरायटीज नहीं देखने को मिलती है, मतलब वही परागकण था, वही वर्तिकाग्र था, वही उन दोनों ने आपस को फ्यूज कर दिया, तो हमें कोई नई चीज देखने को नहीं मिली। तो पुष्प भी अब क्या हो गए, थोड़े एडवांस हो गए। उन्होंने क्या किया, हमारे अंदर भी पर परागण होना चाहिए, मतलब नई नई वैरायटीज क्रिएट होनी चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ नई नई युक्तियाँ क्रिएट की, कुछ अपने अंदर साधन लाए, जिसकी वजह से स्वपरागण को रोका जा सके और पर परागण को प्रोत्साहित किया जा सके, जिससे नई नई वैरायटीज हमें देखने को मिले। तो दोस्तों चलिए अब इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है।
पुष्पीय पादपों ने बहुत सारे ऐसे साधनों या उपाय विकसित कर लिए हैं जो कि स्वपरागण को रोकने तथा परपरागण के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब इसमें क्या क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, या तो परपरागण अलग हो, वर्तिकाग्र अलग हो, तभी क्या होगा, नई नई वैरायटीज। क्योंकि स्वपरागण में तो हम देखते हैं पुष्प ऊपर नीचे होते हैं या एक ही पुष्प होता है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना इसमें। तो फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रजातियों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा, परागकोश मतलब एंथर, जो कि हमारे पुष्प में होते हैं, अलग अलग स्थानों में स्थित होते हैं, जिससे पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में ना आ पाए। हमने आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाया था पुष्प का, और यहाँ पे क्या होते हैं, एंथर होते हैं, कुछ इस टाइप से व्यवस्थित होते हैं वो। लेकिन अब जो हमारा बाह्य प्रजनन युक्तियों के अकॉर्डिंग इन दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं। मान लीजिए हमारा वर्तिकाग्र मतलब ये वाला मादा जनन अंग यहाँ पे है, और हमने जो ये नर जनन अंग है यानी कि परागकण, परागकोश, ये जो हमारा है परागकण, इसको हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक, इसको अलग ही व्यवस्थित कर दिया, तो ये एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकते। यहाँ पे स्वपरागण की क्रिया नहीं हो सकती, यहाँ पे परपरागण ही होगा। मान लीजिए ये उड़ के कहीं और चला गया, यहाँ पे कोई और सा परागकण आ गया, अगर मान लीजिए ये यहीं पर होगा तो ये तो इसी को फ्यूज कर ही देगा, इसी के साथ संलयन हो ही जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये यहाँ पे हो ही ना, जब होगा नहीं तो वो परागकण देगा नहीं और संलयन होगा ही नहीं। इसीलिए स्वपरागण को रोकने के लिए पुष्प भी थोड़े एडवांस हो गए, थोड़े चालाक हो गए, ऐसा भी कह सकते हैं। उन्होंने क्या किया, स्वपरागण को रोकने के लिए जो मेन हमारी चीज़ें थी उन्हीं को ही सेपरेट कर दिया कि तुम जाओ अलग जाओ, ये अलग जाएंगे। तो पुष्पों में क्या हो गया, ये दोनों अलग अलग जगहों पे स्थित हो गए, जिसकी वजह से स्वपरागण की क्रिया को आसानी से रोक सकते हैं। इस युक्ति के द्वारा स्वयुग्मन क्रिया रुक जाती है। स्वयुग्मन मतलब खुद से एक ही पुष्प के पादप, एक ही पुष्प के परागकण, दोनों में स्वयुग्मन रुक जाता है और क्या होता है, परपरागण होना संभव हो जाता है। इसकी एक और युक्ति भी हो सकती है, जैसे कि एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प में क्या होगा, खाली मादा जनन होगा या तो खाली पुरुष जनन अंग होगा यानी कि नर जनन अंग होगा। अगर मान लिए पुष्प में खाली मादा जनन अंग है तो वो कहीं और से परागकण का इंतजार करेगा कि हाँ परागकण आ जाए, वर्तिकाग्र पे बैठ जाए, तब जाके उसका क्या हो, संलयन हो। इसीलिए एक लिंगी पुष्प भी इसका एक और युक्ति है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बाह्य युक्तियों में बस हमें इतना ही पढ़ना था। बाह्य युक्तियों में हमने क्या क्या देखा, एक बार हम आपको और बता देते हैं। ये क्या होता है, बस स्वपरागण को रोकता है। स्वपरागण को रोकने के लिए इनमें काफ़ी युक्तियाँ प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि नर मादा भाग को अलग कर दो, नर भाग को कहीं और रख दो, मादा भाग को कहीं और रख दो, या एक लिंगी पुष्पी पादप हो जाए, मतलब उसमें क्या हो, सिर्फ एक लिंग हो, या तो वो सिर्फ नर हो या तो वो सिर्फ मादा हो। तो हमारा बाह्य प्रजनन युक्तियाँ मतलब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यहीं पे ख़त्म होता है। अब हमारा एक और छोटा सा टॉपिक बचा है, उसको भी क्लियर करते हैं और अपने लेक्चर को पूर्ण मतलब ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पराग स्त्री केसर संकर्षण, मतलब इसको पारस्परिक क्रिया भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। इन दोनों पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन मतलब पॉलन हमारा मेल गैमेटोफाइट हो गया, ठीक, मतलब परागकण, और पिस्टल मतलब हो गया हमारा स्त्री केसर मतलब हमारा मादा युग्मक। इन दोनों का इंटरेक्शन कैसे होता है, इंटरेक्शन मतलब संकर्षण, ये दोनों आपस में कैसे आते हैं, यही हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए हमने इसमें लिखा है परागण बिल्कुल सही प्रकार के परागकणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं करता है। प्रायः गलत प्रकार के परागकण भी उसी वर्तिकाग्र पर आ पड़ते हैं। अब मान लिए वायु द्वारा परागण हो रहा है, वायु द्वारा परागण में परागकण उड़ के आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है, परागकण को कोई रास्ता नहीं पता है कि वो किस वर्तिकाग्र पे जाके गिरे, वो किसी भी वर्तिकाग्र पे जाके गिर सकता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, स्त्री केसर, फिर बात आती है स्त्री केसर मतलब स्टिग्मा वर्तिकाग्र की। स्त्री केसर में यह सक्षमता होती है कि वह पराग को पहचान कर
कर सके कि वह उसी के वर्ग का सही प्रकार का पराग है या फिर गलत प्रकार का पराग है। अब देखिए स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पराग की कौन गिरा, पॉलन ग्रेन मतलब हमारा परागकण गिरा। अब स्त्री केसर के पास ये सक्षमता होती है कि वो यहाँ कंफर्म कर सके कि ये उसी वर्ग का परागकण है या किसी और वर्ग का। अब मान लीजिए रोज का परागकण सनफ्लावर पे गिर जाए, है ऊपर वाला बेहतर जाने कि फिर कौन सा पुष्प जनरेट होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो यही तो बात है कि अगर रोज का परागकण मतलब गुलाब का परागकण किसके ऊपर गिर जाए, सनफ्लावर के मतलब कि जिसको सूरजमुखी भी कहते हैं, सूरजमुखी के वर्तिकाग्र पर, तो क्या होगा, तो सूरजमुखी का वर्तिकाग्र क्या गुलाब के परागकण को स्वीकार करेगा, कहेगा नहीं हम तुमको नहीं जानते, तुम निकलो यहाँ से। ठीक, फिर आगे देखेंगे यदि पराग सही प्रकार का होता है, मान लीजिए अगर गुलाब का पराग है तो वो किसी गुलाब के किसी और गुलाब के वर्तिकाग्र पर गिरे, सही प्रकार का होता है तो स्त्री केसर उसे स्वीकार कर लेती है तथा स्वीकार कर लेगी, यहाँ तक वो आ जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, गौर से इसको समझिएगा, पराग पश्च घटनाएं मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसमें क्या होगा पराग पश्च घटनाएं तथा जब वो उसे स्वीकार कर लेगा कौन सी घटनाएं फिर प्रस्तुत होने लगेंगी, पराग पश्च घटनाएं, परागण मतलब पॉलिनेशन की, पश्च मतलब बाद की, घटनाएं मतलब इवेंट्स। अब जब उन दोनों ने एक दूसरे को इंटरैक्ट कर लिया, एक दूसरे को स्वीकार कर लिया है, तो अब क्या होगी, उनके बीच में निषेचन की प्रक्रिया मतलब फर्टिलाइजेशन होगा के लिए प्रोत्साहित करता है, जो कि निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन की ओर बढ़ता है। अब मान लीजिए सही पुष्प का परागकण आया जो कि सही पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर गया, उसके बाद कौन सी घटनाएं होंगी, परागण पश्च घटनाएं होंगी। परागण पश्च घटनाएं फॉर एग्जाम्पल क्या है हमारे, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, जो कि आपको पता ही होगा कि दो युग्मकों के मिलने पर कौन सी प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन की प्रोसेस होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इंटरेक्शन मतलब पॉलन पेस्टल इंटरेक्शन खत्म होता है, यहाँ पे हमारा ये लेक्चर भी समाप्त होने को आता है। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। ये वाला लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। इस लेक्चर से रिलेटेड सारे नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाके उसे पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़िए। अगर कोई डाउट है आपको इन सब टॉपिक्स में से तो कोई आप हमको कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर देंगे आपके क्वेश्चन का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।